जय हिंद, नमस्कार। आज हम लोग इकाई 2 ग्रामीण विकास की योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी यहाँ पे देखेंगे, जिसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM जो बोलते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन, भारत सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण विकास की योजनाएं, जो बहुत सारी योजनाएं हैं ना, वो सब छत्तीसगढ़ पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास की योजनाएं। तो ये सब योजनाएं एक एक जो है काफ़ी काफ़ी लंबी लंबी हैं। तो हम कोशिश करेंगे एक एक जो योजना है उसको एक वीडियो में कम से कम कंप्लीट करें। जो छोटी होंगी उसको एक वीडियो में 2 करके कंप्लीट करेंगे, जिससे आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आए और आप जो है इसको अच्छे से कर पाएँ। जिनको लगता है वो बहुत और अधिक कर सकते हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो देख लेंगे, ठीक है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बना चुकी है, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। और सभी से यही गुजारिश है कि कम से कम कमेंट तो कीजिएगा कि कैसा बनता है, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना वो आपकी इच्छा है, लेकिन कमेंट करना है ना, वो मेरे साइड से है, ठीक है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करने। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, मनरेगा। देखिए ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन बनना ही बनना है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। एक एक बारीक चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जो चीज़ें इसमें बुक में भी ना दी हो वो चीज़ें मैं साथ में साथ डिस्कस करते जाऊँगा आपके। कोशिश करेंगे कि हम जो ये बुक पढ़ते पढ़ते इतनी सारी चीज़ें जो हैं बहुत सारा डीप में एकदम से ना जाते हुए ब्रीफ में जाएंगे, जो चीज़ें हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जो व्यक्ति इसको देख रहे हैं एज ऑडियो बुक भी देख सकते हैं, काम करते करते भी इसको चला के छोड़ दीजिए, सुनते रहिएगा, आपके रिविज़न होते रहेंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसको शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट तो एटलीस्ट कर दीजिएगा, अच्छा लगे या ना लगे। ना लगे तो भी कमेंट कीजिएगा कि अच्छा नहीं लग रहा है, ताकि मैं इसको वीडियोस जो हैं और इम्प्रूव कर सकूं। तो पहला देखते हैं आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा बोलते हैं, ठीक है। मनरेगा, ठीक है, मनरेगा बोलते हैं इसको, ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, तो ये देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी परिवार हैं ना, उनकी जीविका को जो है आजीविका के लिए कम से कम 100 डेज का जो है उनको काम जो है देना है, यह सोच के इस मिशन को लाया गया था, ठीक है। तो एक परिवार में कम से कम 100 दिनों की जो मजदूरी है उनको देना है, इस कारण इसको लाया गया था। तो सबसे पहले देखते हैं इसको पारित करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको राज्यसभा लोकसभा आदि में डालते हैं। फिर वो जब होता है क्या होता है, राष्ट्रपति का जो है साइन हो जाता है, उसके बाद ये जो है एक्ट बन जाता है। पहले क्या होता है, बिल होता है, बिल जो है एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है जब राष्ट्रपति जी का साइन हो जाता है। तो देश के जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, उसमें निवासरत परिवार जो है उनको आजीविका की सुरक्षा प्रदान करने हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अधिनियम, अधिनियम ध्यान देंगे है ना, एक्ट बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, एक्ट अधिनियम 2005 लाया गया, जो दिनांक 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया। तो ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना जो अधिनियम 2005 है ना, इसकी अधिसूचना जो है 7 सितंबर 2005 को जारी की गई थी, तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण योजना जो है गारंटी योजना जो है 2005 के धारा 4 के 1 के अंतर्गत 2 फरवरी सन 2006 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गई। तो ध्यान देंगे पारित कब हुआ था आपका, 23 अगस्त 2005 को। अधिनियम जो बना कब, ये आपका 7 सितंबर 2005 को। और लागू कब किया गया, ये 2 फरवरी सन 2006 को हमारे छत्तीसगढ़ में लागू हुआ। चलिए इसके उद्देश्य के बारे में जानते हैं। तो उद्देश्य यही है कि 100 दिनों का, कम से कम 100 दिनों का एक परिवार जो है ना, एक परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी को मिला के, ठीक है, कम से कम उनको एक परिवार को 100 दिनों की मजदूरी जो है गारंटी के तौर पे हमको देना है। यही करके इसका उद्देश्य था। इसमें कौन शामिल होंगे, आपके अकुशल श्रम कार्य करने वाले मजदूर इसमें शामिल होंगे। अकुशल कार्य जिसके लिए कोई कुशलता की आवश्यकता नहीं होती, कोई स्किल्ड व्यक्ति की आवश्यकता उसमें नहीं होती।
अब देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो मनरेगा है ना, उसको 3 चरणों में, अलग अलग चरणों में जो है इसको क्या बोलना चाहिए, लागू किया गया। क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ी परियोजना है, एक बहुत बड़ा कदम था। तो एक बार में एक साथ सब जगह लागू करना संभव नहीं होता है। पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक तौर पे इसको क्या है, लॉन्च किया गया। तो सबसे पहले प्रथम चरण जो हमारे छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुआ, ठीक है, जब हमारे छत्तीसगढ़ का जो देखा गया उसमें, तो 2 फरवरी सन 2006 को सबसे पहले देखा गया। तो देश के इसी दिन देश के लगभग 200 जिलों में इसको लागू किया गया था। ध्यान रखेंगे, देश के लगभग 200 जिलों में इसको लागू किया गया था, और छत्तीसगढ़ के उसमें 200 में से 11 जिले जो हैं शामिल थे। कौन कौन से जिले? अभी ध्यान देंगे, सन 2006 में कितने जिले थे हम लोग के छत्तीसगढ़ में? 16 जिले थे वहाँ पे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उस समय पे हमारे यहाँ पे ये जैसा आज की डेट में देखेंगे तो 33 जिले हैं, तो उस समय नहीं था। तो कौन कौन से जिले इसमें शामिल हुए थे? आपके 11 जिले जो हैं, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, सरगुजा, जसपुर, कोरिया, रायगढ़, बिलासपुर, कवर्धा, राजनांदगांव एंड धमतरी। तो नीचे के जो आपका बस्तर संभाग का देखिएगा, आपका बस्तर हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, ठीक है, और आपका, हाँ, फिर उसके बाद आपका देखिए ऊपर में देखेंगे तो कांकेर, सरगुजा, जसपुर, कोरिया, ठीक है, ये सॉरी ये कांकेर नीचे हो गया आपका, है ना, ये अलग ऐसा एक टीम पे, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, सरगुजा, जसपुर, कोरिया, ठीक। फिर बीच वाला हिस्सा देखते हैं तो रायगढ़, बिलासपुर वाला हिस्सा हो गया, और इधर लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो कवर्धा, राजनांदगांव, और राइट हैंड साइड में आपका धमतरी इसमें शामिल हुआ था। टोटल 11 जिले इसमें शामिल हुए थे। फिर सेकंड जो है उसके लगभग 1 साल बाद, 1 साल 2 महीने बाद, है ना, 1 अप्रैल सन 2007 को द्वितीय चरण लागू हुआ, जिसमें देश के लगभग 130 जिलों में यह लागू हुआ। पहले 200 जिलों में लागू हुआ, फिर सेकंड टाइम पे जब वो 130 जिलों में लागू हुआ। तो इन 130 जिलों में आपके 4 जिले जो हैं छत्तीसगढ़ के फिर शामिल हुए। यहाँ 11 हो गए, प्लस यहाँ पे 4 हो गए, तो 11 प्लस 4, टोटल अब इसमें क्या हो गए, 15 जिले जो हैं शामिल हो गए। अभी भी ध्यान दीजिएगा, अभी भी छत्तीसगढ़ में सिर्फ 16 जिले हैं। तो देश में 130 जिलों में लागू हुआ, तो 4 जिले जो हैं आपके कौन कौन से बच गए थे? बीच वाले जो जिले हैं आपके, जैसे रायपुर हो गया, महासमुंद हो गया, जांजगीर और कोरबा हो गया, मैप के अकॉर्डिंग, है ना, बीच वाले जिले। ऐसा करके याद करेंगे तो आपको याद करने में आसानी रहती है। और फिर थर्ड जब फेज़ आया ना, तृतीय चरण आया, तो वो ठीक 1 साल बाद 1 अप्रैल सन 2008 को आया। तो इसमें भी अभी भी 16 थे, तो 16 जिले में एक जिला कौन सा बच गया था? आपका दुर्ग बच गया था। और देश के समस्त जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों को लागू हो चुका था। मतलब देश के हर एक जिले में यह रोजगार गारंटी योजना जो है वो लागू हो गई थी। तो दुर्ग बचा था, तो उसमें भी छत्तीसगढ़ का वो लागू हो गया। इस तरीके से संपूर्ण छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल सन 2008 को ये कम्प्लीटली लागू हो गया था। अब इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि मनरेगा जो है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से डॉक्टर मनमोहन सिंह एवं कांग्रेसी अध्यक्ष सोनिया गांधी के द्वारा शुरुआत किया गया। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से स्टार्ट हुआ था, ठीक। सबसे पहले एक्चुअल में इसका नाम जो था नरेगा था, ठीक है, नरेगा, जिसमें महात्मा गांधी जो वर्ड है और एक्स्ट्रा उसमें जुड़ा। तो नाम परिवर्तन इसका देखते हैं 2 अक्टूबर सन 2009 में से, ठीक है, 2 अक्टूबर सन 2009 से महात्मा गांधी जी का इसी दिन क्या है, आप जयंती मनाते हैं ना महात्मा गांधी जी की। तो 2 अक्टूबर को 2009 में क्या किया गया, उसको नरेगा से मनरेगा कर दिया गया। महात्मा गांधी जी का नाम उसमें साथ में जोड़ दिया गया, ठीक है। काम का अधिकार, इसमें ग्रामीण परिवार को जो है एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिवस की रोजगार गारंटी दी जाती है। मतलब 100 दिन का जो है रोजगार उनको देने की गारंटी दी जाती है। क्रियान्वयन विभाग कौन सा है? यहाँ पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है, केंद्र सरकार का हस्तक्षेप है, लेकिन साथ ही साथ राज्य सरकार भी उसमें सहयोग देती है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2013-14 से 150 दिन का रोजगार उपलब्ध रहता है। 50 दिन के अतिरिक्त व्यय का भुगतान राज्य द्वारा किया जाएगा। क्या है, देखिए हर जो है गवर्नमेंट जो है, केंद्रीय जो गवर्नमेंट है ना, वो तो बोल ही रही है। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि जो राज्य सरकार है साथ ही साथ चलो 50 दिन का हम आपको क्या करेंगे, रोज। तो इस तरीके से 150 दिन टोटल छत्तीसगढ़ की बात करें ना, तो छत्तीसगढ़ में टोटल 150 दिन का रोजगार देने की गारंटी गवर्नमेंट की साइड से हमको मिलती है, जिसमें 50 दिन का अधिक जो है कौन वहन करेगा, वो आपका राज्य सरकार करेगा, और 100 जो है आपका कौन कर रहा है, आपका केंद्र सरकार कर रहा है।
जॉब कार्ड का अधिकार देखते हैं, ठीक है। तो जब भी हम यहाँ पे देखते हैं कि जो भी व्यक्ति किसी अपने ग्राम पंचायत वगैरह में जाता है और वहाँ पे अपना नाम लिखवाता है तो उसको एक जॉब कार्ड दिया जाता है, ठीक है। जैसे आपका राशन कार्ड वगैरह होता है ना, वैसे ही जॉब कार्ड दिया जाता है। तो इस जॉब कार्ड में क्या होता है, जॉब कार्ड कि किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक परिवार का जॉब कार्ड का हकदार होता है, जिसमें परिवार के सभी वयस्क सदस्यों का, ठीक है, सभी वयस्क सदस्यों का फोटोग्राफ होता है और नाम होता है, ताकि वे काम की मांग और प्राप्त कर सकें, ठीक है। सबसे पहले वो मांग करेंगे, ठीक है, और मांग करने पे उनको काम जो है प्राप्त हो सके। जॉब कार्ड का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कार्य की मांग करने वाले कामगारों की हकदारियां दर्ज रहती हैं। मतलब कुल मिला के वो जॉब कार्ड क्या होता है कि आपने कितने दिन जॉब किया एक साल में, तो वो चीज़ें उसमें मेंशन होती है और जितने भी वयस्क सदस्य होते हैं उनका भी उसमें नाम मेंशन होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें ये बोलता है कि एक परिवार के जितने भी वयस्क सदस्य हैं उन सभी को मिला के उन सबको 100 दिनों की, कम से कम 100 दिनों की जो है रोजगार दी जानी है। मान लो यहाँ पे 4 व्यक्ति हैं किसी एक परिवार में, ठीक है। इस 4 व्यक्तियों में इस चारों के चारों वयस्क हैं, ठीक है। तो इन चारों को मिला के क्या करना है, कम से कम 100 दिन का जो है रोजगार प्रदान करें। छत्तीसगढ़ के तौर पे देखेंगे तो 150 दिन का, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक एक व्यक्ति को 100-100 दिन का दिया जाए या एक एक व्यक्ति को 150 दिन का दिया जाए, ऐसा नहीं है। इन सभी को मिला के 150 दिन का देना है। मान लो किसी एक ने मान लो 120 दिन कर लिया किसी एक ने, ठीक है, तो बाकी कितने बच गए आपके 30। ये 30 जो है बाकी 3 में डिवाइड किया गया, 10-10 और 10, तो भी चलेगा, 150 दिन हो गया। ऐसा छत्तीसगढ़ के केस में है ना। मान लो किसी एक ने 130 दिन का कर लिया तो बाकी बचा 20, 20 में जो बचा है तो किसी एक ने 20 दिन का जो कर लिया, बाकी तो 2 जो है क्या हो जाएंगे, एक जो है उसको 0 डेज मिला क्योंकि 150 दिन तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। और किसी एक ही ने 150 दिन कर लिया तो क्या होगा, किसी और जो है दूसरे वयस्क को यह हकदार नहीं होंगे वो लोग, है ना। मतलब टोटल 150 दिन का, एक परिवार को टोटल 150 दिन का गारंटी देता है, ठीक। इसके जारीकर्ता कौन होते, जॉब कार्ड कौन देगा, ग्राम पंचायत देगा ऑब्वियसली, है ना। ठीक है, ग्राम पंचायत का ये कर्तव्य होता है कि ऐसी जांच करने के पश्चात जो ठीक समझे अपने आवेदन प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर जॉब कार्ड को जारी करना है। मान लो 1 तारीख को किसी ने अपने आवेदन दिया तो 15 डेज के अंदर उसको जॉब कार्ड जो है अलॉट करना ही पड़ेगा। यह एक कानूनी दस्तावेज है, ध्यान देंगे, कानूनी दस्तावेज है जो रोजगार मांगने का हक देता है। कानूनी दस्तावेज है जो रोजगार मांगने का हक देता है। ये वर्ड को थोड़ा सा पॉइंट आउट कीजिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, कूट के रूप में आजकल जनरली दिया जाता है। तो उसमें दे देगा इनमें से क्या सही नहीं है। मान लो दे देगा यह एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, ऐसा दे दिया, ठीक है, तो वो तो कानूनी दस्तावेज है ना, ऐसा, ठीक है। वैधता इसकी देखेंगे तो 5 वर्ष की होती है, मतलब एक शासनकाल जो होता है उसके अकॉर्डिंग रहता है, ऐसा मान के चलेंगे। तो 5 वर्ष समाप्ति के बाद 1 माह के अंदर पुनः उपलब्ध कराया जाना होता ही है, ठीक। सत्यापन कौन करेगा, राज्य जॉब कार्ड का सत्यापन करने के लिए समयबद्ध अभियान चलाए जाते हैं। तो इतना ही है बस, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो जॉब कार्ड पर आपत्ति हेतु निराकरण कौन कौन करेगा, कोई भी आपत्ति होगी तो उसका निराकरण कौन करेगा। तो सबसे पहले अपील किसको करेंगे हम, सरपंच को अपील करेंगे। सरपंच को अपील किया तो उसको 7 दिनों के अंदर उसका निराकरण करना ही होगा। अगर उसने 7 दिनों के अंदर निराकरण नहीं किया तो दूसरी उससे ऊपर वाली जो अपीलीय अधिकारी जो होता है वो होता है आपका जनपद सीईओ, ठीक है। सरपंच क्या होता है, ग्राम पंचायत में होता है, जनपद पंचायत में क्या हो जाता है आपका सीईओ होता है। तो जनपद पंचायत का जो सीईओ होता है वो शासकीय कर्मचारी है ना। तो इनको हम अपना जो है आवेदन देंगे तो ये क्या करेगा, प्रथम अपील से 7 दिवस के भीतर ये जो है आपका इनको भी क्या करना होता है, निराकरण देना होगा, ठीक है। प्रथम अपील से है ना, प्रथम अपील से 7 दिवस के भीतर में, ठीक। उसके बाद तृतीय अपील इनसे भी नहीं हुआ तो जिला पंचायत के सीईओ को देना पड़ेगा। तो ये द्वितीय अपील से 7 दिवस के भीतर में, ठीक।
मतलब मान लो इसको सरपंच को हमने 1 तारीख को दिया, इसने कोई रिस्पांस नहीं किया, 7 दिन हो गए, तो 7 तारीख को इनको दिया, तो 7 दिन से बाद जो है 14 तारीख हो गया, 14 तारीख के भीतर नहीं दिया तो 14 तारीख के बाद जो है 7 दिनों के अंदर इनको देना होगा, 21 तारीख के अंदर पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जॉब कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया। कुछ ऐसा केस आता है जब जॉब कार्ड को रद्द करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहला चीज़ तो निष्पक्ष जांच के पश्चात कार्यक्रम अधिकारी तथ्यों के साथ जॉब कार्ड रद्द करने का निर्देश दे सकते हैं। उनके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए, कोई तथ्य होना चाहिए उसको निरस्त करना है। कौन कौन सा कारण है देखते हैं। तो समस्त कार्यवाही जो है ग्राम सभा में की जाएगी। ग्राम सभा में मतलब सभी के सभा के बीच में ये कार्यवाही होती है, जैसे नाम को जोड़ना, नाम को हटाना या रद्द किया जाना। ठीक है, तो जॉब कार्ड रद्द किया जाना कैसे होता है ये देखते हैं कि नियमित आधार पर और निश्चित रूप से कार्यों की मांग न किए जाने, रिपोर्ट न किए जाने के आधार पर किसी भी जॉब कार्ड को रद्द न किया जाए। ठीक है, इसमें क्या है कि जॉब कार्ड किसी व्यक्ति का बन गया, अब वो क्या है, कोई भी काम का मांग नहीं कर रहे हैं या कोई भी काम में रिपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसका जॉब कार्ड रद्द नहीं किया जाएगा। जॉब कार्ड को विधिवत सत्यापन के बाद केवल तभी रद्द किया जा सकता है जब क्या कारण हो, जब पहला, परिवार स्थायी रूप से शहरी क्षेत्र में पलायन कर चुका हो। यानी ये किसके लिए? ग्रामीण लोगों के लिए है। तो परिवार का परिवार क्या किया, वहाँ गाँव को छोड़ के कहाँ चला गया, शहर में चला गया, और इसकी पुष्टि होने के बाद ही उसका जॉब कार्ड रद्द होगा। दूसरा चीज, एक मिनट, दूसरा देखते हैं कि यदि परिवार जो है एक पंचायत को छोड़ के दूसरे पंचायत में चला गया हो। ठीक है, तो एक ग्राम पंचायत जो है क्या करेगा, उन व्यक्तियों का जो है जॉब कार्ड रद्द कर सकता है अगर वो एक पंचायत को छोड़ के किसी दूसरे पंचायत में चले गए होंगे। ठीक, तीसरा, फर्जी दस्तावेज के आधार पे पंजीकरण किया गया हो। मान लो फर्जी दस्तावेज उसने दिया कि मैं इस ग्राम पंचायत का निवासी हूँ, ऐसा करके उसने कोई फर्जी दस्तावेज लगा दिया, या हो सकता है अपना गरीबी रेखा कार्ड वगैरह दे दिया, या मजदूरी वाला दे दिया, अपना एक जगह काम कर रहा है, ठीक है, और 2 जगह का कहीं का दे दिया, इस तरीके से जो भी, तो कोई भी फर्जी काम करने पे ये रद्द किया जा सकता है। डुप्लीकेट जॉब कार्ड भी होगा, मतलब एक के बाद दो दो जॉब कार्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 जॉब कार्ड जब हो जाएंगे तब भी वो क्या हो जाता है, डुप्लीकेट वगैरह दे दिया उसने तो भी उसका जॉब कार्ड रद्द हो जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि ग्राम पंचायत क्षेत्र को नगर पालिका या नगर निगम घोषित कर दिया जाता है तो उस क्षेत्र के रहने वाले सभी परिवारों को मौजूद जॉब कार्ड दिखाए जाने पर मिलने वाली रोजगार की सुविधाएं बंद हो जाएंगी। मान लीजिए एक जो एरिया है वो पहले क्या आता था, ग्राम पंचायत में या जनपद पंचायत या ग्रामीण इलाके में आता था। ठीक, जैसे ही वो ग्रामीण इलाके से हट के वो जो है नगर पालिका या नगर निगम घोषित हो गया, नगर कुल मिला के बोल सकते हैं नगरीय निकाय बन गया। ठीक है, ग्राम पंचायत जो है नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम घोषित हो गया, तो स्वतः ही उनका जो है रोजगार पाने का जो अधिकार है वो समाप्त हो जाता है। ऐसे जॉब कार्ड को स्वतः ही रद्द माना जाता है। ठीक है, स्वतः ही रद्द माना जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर द्वारा जो है सुनिश्चित कर दिया जाता है कि, और अधिसूचना भी निकाल दी जाती है कि तुरंत बाद यह रद्द हो जाता है, उसकी अधिसूचना निकालने के तुरंत बाद रद्द हो जाता है। संबंधित राज्य सरकार द्वारा सहगामी परिवर्तन भी किए जाएंगे जिससे इसे मंत्रालय के संज्ञान में भी लाया जाएगा। ठीक, अब देखते हैं कामगार की हकदारी कि 15 दिन के भीतर काम पाने का जो अधिकार है वो कैसा है। तो पहला चीज़ देखो, पंजीकृत जो परिवार है ना, ऐसा प्रत्येक वयस्क सदस्य जिसका नाम जॉब कार्ड में है, योजना के अधीन अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए आवेदन का हकदार होता है। यानी एक परिवार का जितना भी वयस्क व्यक्ति है जो अकुशल कार्य करने के लिए अपने आप को वहाँ पे प्रस्तुत करना चाहता है, कर सकता है। ठीक है, अकुशल श्रम है ना, ऐसे सभी आवेदकों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण किया जाता है, तारीख युक्त रसीद दी जाती है तथा कंप्यूटर सिस्टम में उसकी प्रविष्टि की जाती है जब भी वो जॉब कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तब। दूसरा चीज़ देखते हैं, कार्य की मांग के पंजीकरण की तारीख या अग्रिम आवेदन के मामले में जिस तारीख को कार्य की मांग
की गई है इनमें से जो भी बाद का हो उस तारीख को 15 दिन के भीतर कार्य उपलब्ध कराया जाएगा। यानी देखो पंजीकरण का जो तारीख होगा, ठीक है, मान लो उसने 1 मई को अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, ठीक है, या अग्रिम आवेदन के मामले में जिस तारीख को कार्य की मांग की गई हो, मान लो 1 तारीख को उसने क्या किया, अपना पंजीकरण करवाया, तो इसके 15 डेज के अंदर पे उसको देना होगा। दूसरा अग्रिम आवेदन बोला है, तो अग्रिम आवेदन मान लो उसने कर दिया था 29 अप्रैल को, ठीक है, 29 अप्रैल को कर दिया था, और उसने क्या किया था कि पहले से ही उसने बोल दिया था कि मुझे 16 तारीख या 17 तारीख या 18 मई से काम चाहिए, उससे पहले उसके पास काम है मान लो, तो उसने बोला कि जब मेरा रजिस्ट्रेशन कराया जाए कि मेरे को इस तारीख को दे दिया जाए, तो उस तारीख को उसको जॉब दिया जाएगा। तो 15 दिनों के भीतर कार्य जो है उपलब्ध कराया जाएगा। उसने एक कोई पर्टिकुलर डेट दे दिया था, तो उस डेट के आसपास में उसको जो है रोजगार दिया जाएगा, ठीक है, उस तारीख से 15 दिवस के भीतर, ठीक है, जो बात का होगा, जो बात का होगा, ध्यान रखेंगे, जो बात का होगा उस डेट से आपको क्या किया जाएगा, काउंटिंग स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे देखते हैं तीसरा चीज, मनरेगा जो है ना आपका धारा 3 के तहत जो है किए गए उपबंधों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार सूखा या प्राकृतिक आपदा से प्रभावित जो क्षेत्र है उसमें अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों के अलावा 50 दिनों का अतिरिक्त अकुशल श्रम कार्य उपलब्ध कराने की अधिसूचना कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह राज्य सरकार 50 दिन का अतिरिक्त मजदूरी उपलब्ध कराती है। देखिए इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने बोला है कि 100 दिन का देना ही देना है, ठीक है, तो वो देना ही देना है। अब क्या है, सूखा पड़ गया या कोई भी प्राकृतिक आपदा आ गई उस जगह पे कहीं पे, तो क्या है, केंद्र सरकार जो है अपने मन से कम 50 दिन का जो है अतिरिक्त और मजदूरी देने का जो है वो कह सकती है। वो पूरी तरीके से केंद्र सरकार से हट के है, 50 दिन का जो है आपका और अतिरिक्त जो है मजदूरी देने की घोषणा केवल राज्य सरकार कर सकती है, वो भी अपनी इच्छा से। किसके अनुशंसा पे, कि कृषि सहकारिता किसान कल्याण जो मंत्रालय आदि की सिफारिश होने पे वह 50 दिनों का जो है अतिरिक्त और जो है क्या कर सकती है, एक्स्ट्रा मजदूरी देने की जो बात है वह कह सकती है। जैसे अपने छत्तीसगढ़ में जो है 150 दिन को ऑलरेडी दिया जा रहा है, ठीक है, 100 दिन आपका केंद्र सरकार का है, 50 दिन ऑलरेडी दिया जा रहा है। इस केस में अगर सूखा पड़ता है तो हो सकता है इसमें और 50 दिन का वो देने का सोच ले, यानी टोटल 200 दिन का जो है गारंटी देने का सोच ले, लेकिन पूरी तरीके से मैंडेटरी नहीं है, ध्यान रखेंगे। 100 दिन देना मैंडेटरी है जो केंद्र सरकार बोलता है, उसके बाद जो ये 50 दिनों का जो एक्स्ट्रा है ना वो डिपेंड करता है कि राज्य सरकार किसी की सिफारिश में देना चाहे तो दे सकती है। मंत्रालय के वन क्षेत्र के प्रत्येक अधिसूचित आदिवासी परिवार के लिए अतिरिक्त 50, कुल मिला के ये क्या है, जो वह क्षेत्र जो आदिवासी अधिसूचित अधिसूचना में जो है अनुसूचित आदिवासी जो है क्षेत्र जो है घोषित कर दिया गया है, वहाँ पे 50 दिनों का अतिरिक्त जो है मजदूरी देने का निर्धारण किया गया है, ठीक है, बशर्ते इन परिवारों के पास FRA अधिनियम 2006 के प्रदत्त भूमि अधिकारों के अलावा कोई अन्य निजी संपत्ति ना हो। अब क्या होता है, विशेष जो अधिकार वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे क्या है उनको पट्टा दिया जाता है कि आप क्या करें, किसी भी जो जंगल वगैरह की भूमि है ना वहाँ पे कृषि कार्य कर सकते हैं। तो कृषि कार्य के लिए जब उनको जो पट्टा दिया जाता है, भूमि दी जाती है, तो पूर्णतः क्या होती है, उनको सिर्फ लीज पे दिया जाता है कि वहाँ पे आप कार्य कर सकते हैं, वो आपकी ज़मीन नहीं होती, ठीक। तो आदिवासी लोग जो हैं झूम खेती करते हैं, वो लोग आगे बढ़ते बढ़ते वाला पलायन खेती बोलते हैं ना, वो करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको अस्थायी रूप से कुछ ज़मीन जो है कृषि हेतु दे देती है। तो उसके अलावा अगर उनके पास कोई निजी ज़मीन या निजी संपत्ति है तो उनको ये 50 दिन का जो और एक्स्ट्रा जो मिलता है उसका अधिकार नहीं होता। तो केंद्र सरकार इस कंडीशन में टोटल 150 दिनों का उनको रोजगार प्रदान करती है। देखिए यहाँ पे तालिका में समझ के चलते हैं।
कि देखिए जो सामान्य क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे देखिए दो सरकारें, भारत सरकार और राज्य सरकार, और टोटल इसका भारत सरकार जो है सामान्यतः 100 दिन का देने का वो निश्चित करती है, और वन अधिकार वाले क्षेत्र में 150 दिन की गारंटी देती ही देती है, और सूखा या प्राकृतिक आपदा वाले क्षेत्र में 150 दिन का वो जो है घोषणा करती है। कौन? भारत सरकार। लेकिन राज्य सरकार चाहे तो इसमें जो है 50 दिन का ऐड कर दिया है उसने। मान लो ये छत्तीसगढ़ सरकार है, उसने 50 दिन का किया। मान लो एमपी सरकार सोचेगी 60 डेज का कर दे, तो ये टोटल क्या होगा? 160 डेज हो जाएगा। तो ये पूरी तरीके से राज्य सरकार पे निर्भर है। वन अधिकार क्षेत्र में किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा और जो है राज्य सरकार ने नहीं दिया है। सूखा की स्थिति में पूर्णतः ये क्या है? मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है कि 50 दिन का वह और एक्स्ट्रा जो है उनको क्या दे? रोजगार प्रदान करे। यह सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल है, अगर देना चाहे तो राज्य सरकार दे सकती है। तो कुल मिला के 150 दिन का सामान्य क्षेत्र में, 150 दिन का वन अधिकार क्षेत्र में, और लगभग 200 दिन का अगर सूखा या प्राकृतिक आपदा की कंडीशन आती है तब वह होती है। ठीक, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो वन अधिकार क्षेत्र में राज्य सरकार का कोई भी योगदान नहीं है, पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा समर्थित है। ठीक, तो केंद्र सरकार ही 150 डेज का दे रही है, तो राज्य सरकार और क्यों 50 डेज का एक्स्ट्रा वो बर्डन पाले? ठीक है, सामान्य क्षेत्र में भी 150 दिन और वन क्षेत्र में भी 150 दिन, ऐसा करके। ठीक, अब देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना। अब जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो होती है, इसमें क्या करते हैं कि घर बनाया जाता है। अब किसी व्यक्ति को घर बनाने के लिए पैसे दिए गए हैं, और वो मान लीजिए वो उसी का घर है, तो उसके घर में वो खुद कार्य करना चाहेगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सामान्य क्षेत्र के कंडीशन में उसको 90 दिवस का और एक्स्ट्रा उसको रोजगार दिया जाता है, यानी 150 प्लस 90 डेज का जो है उसको और मिल जाता है। ठीक है, और वही पहाड़ी क्षेत्र होगा तो 150 प्लस 95 डेज जो है हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा? 240, और ये हो जाएगा 245 डेज, यानी 245 डेज जो है वो क्या कर सकते हैं? मनरेगा के तौर पे ही वहाँ पे कार्य कर सकते हैं। ठीक, ये कुल मिला के थोड़ा सा उसको और बेनिफिट देने का ये है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। बेरोजगारी भत्ते का अधिकार। अब देखो, अब उसने अप्लाई तो कर दिया मान लो, ठीक है। अब अप्लाई करने के बाद क्या होगा? गवर्नमेंट उसको कहीं भी जॉब नहीं दे पा रही है, तो क्या होगा कि 15 दिवस के भीतर अगर नहीं दे पाता तो गवर्नमेंट को कैसे भी करके उसको पैसा देना पड़ेगा। वह उसका अधिकार होता है, चाहे काम रहे, काम करे या ना करे। वो 15 दिवस के भीतर अगर गवर्नमेंट उसको काम नहीं दे पाती है, उपलब्ध नहीं करा पाती, तो उसको दैनिक जो है बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। तो ये कैसा कैसा मिलता है कि वित्तीय वर्ष के पहले 30 दिन, ठीक है। मान लो 1 तारीख को उसने अप्लाई किया, 15 मई को उस तक उसने कोई काम उसको प्राप्त नहीं हुआ, तो पहले 30 दिन, जो पहले 30 दिन होंगे, मान लो 16 से चालू हुआ और 16 मई से लेके आपका नेक्स्ट आपका 16 जून तक, ठीक है। जून तक उसको क्या है, पहले 30 दिन पे क्या होगा, 1/4 हिस्सा। मान लो उसको एक दिन की मजदूरी 100 रुपये दी जाती है, तो उसका जो है 1/4 हिस्सा यानी 25 रुपीज़ एक दिन का उसको बेरोजगारी भत्ता दे दिया जाएगा, ठीक है, पहले 30 दिन पे। ठीक है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। फिर वित्तीय वर्ष का शेष अवधि, यानी 30 दिन के भीतर भी और नहीं दे पाई, मतलब 15 दिन के अंदर तो उसने नहीं दे पाया, फिर उसके बाद 30 दिन और ले लिया, तब भी नहीं दे पा रहा है, तो उसके बाद जितना भी वित्तीय वर्ष का बचा हुआ शेष दिन होगा, शेष अवधि होगा, ठीक है, मतलब मान के चलो आपके अगले 11 महीने जो है उसको क्या करना पड़ेगा, हाफ, यानी जितना भी उसको दिया जाना है, जैसे 100 रुपये दिया जाना है तो 50 रुपये दैनिक उसका जो वो है, तो 50 रुपये दैनिक वेतन जो है बेरोजगारी भत्ता उसको प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो पहले 30 दिन उसको सिर्फ 1/4 हिस्सा दिया जाएगा, उसके बाद 1/2 हिस्सा उसको आगे फिर दिया जाएगा, तब तक जब तक वो उसको काम ना दे दिया जाए, या अगर पूरा वो साल भर काम नहीं दे पाता गवर्नमेंट, तो उसको बेरोजगारी भत्ता देना ही पड़ेगा, ठीक।
बेरोजगारी भत्ता पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यह राज्य सरकार की अकुशलता है कि वह कार्य जो है सृजित नहीं कर पा रहा है। ठीक, इससे राज्य सरकार का पूरा पूरा बर्डन होता है। इस हेतु राज्य सरकार छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी बेरोजगारी भत्ता नियम 2023 को इसको बनाया गया है। ठीक, अब देखते हैं राज्य सरकार की जिम्मेदारी क्या क्या होती है। तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी में बेरोजगारी भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया विधि को नियंत्रित करने का नियम बनाया गया है। बेरोजगारी भत्ता के भुगतान के लिए आवश्यक बजट का भी प्रावधान है। मान लो नहीं दे पाए तो कोई ना कोई बजट तो होना चाहिए ना, तब तो वहाँ से निकाल के दे पाओगे। नोट देखते हैं कि कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि बेरोजगारी भत्ता से संबंधित सभी प्रविष्टियां केवल नरेगा सॉफ्ट के माध्यम से की जाए। ये सॉफ्टवेयर है एक्चुअल में, है ना, उससे की जाए। यदि किसी को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाता है तो उसकी राशि को जॉब कार्ड में दर्शाया जाना आवश्यक है। रजिस्टर 3 यानी आपका ग्राम पंचायत में रखा जाने वाला जो रजिस्टर है में कामगारों को दिए गए बेरोजगारी भत्ता की अपेक्षिता जानकारी रखनी चाहिए। ठीक है, मतलब हर एक जो रोजगार भत्ता वाला जो रजिस्टर होता है ना ग्राम पंचायत में, उसमें इसका मेंशन होना आवश्यक है। बेरोजगारी भत्ते का भुगतान की देयता को अस्वीकृत करना। कब अस्वीकृत होगा? जैसे वहाँ पे देखा था हमने ना कि उसका जॉब कार्ड जैसे रद्द होगा तो कौन कौन से कंडीशन है जिसमें अस्वीकृत किया जाएगा उसको जॉब भत्ता देना। ठीक है, गवर्नमेंट उसको भत्ता देने से कब मना कर सकती है? जब, ठीक है, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी परिवार को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करने का राज्य सरकार का जो दायित्व है तब समाप्त हो जाता है। जब, ध्यान देंगे कब कब वो उसको मना कर सकती है। ठीक, पहला देखेंगे आपका, जब ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कामगार को खुद या उसके परिवार के कम से कम एक वयस्क सदस्य को तैनात करके कार्य के लिए रिपोर्ट देने तथा कार्य का आवंटन कर दिया जाता है। ठीक है, जब क्या होगा, किसी व्यक्ति को वहाँ पे क्या किया जाएगा, बुला के उसके किसी एक व्यक्ति को, कम से कम एक वयस्क व्यक्ति को वहाँ पे बुला के कोई ना कोई काम दे दिया जाए। ठीक है, उस समय पे पहला चीज़। दूसरा, अब वहाँ पे बुला लिया उसको, काम दे दिया तो क्यों देगा भत्ता, है ना। वह अवधि जिसके लिए रोजगार मांगा गया है समाप्त हो जाती है और आवेदक के परिवार का कोई सदस्य रोजगार के लिए आगे नहीं आता। मान लो वहाँ पे काम तो पड़ा हुआ है लेकिन कोई आएगा ही नहीं तो क्यों देगा कोई भत्ता उसको, ये कंडीशन। तीसरा, आवेदक के परिवार का वयस्क सदस्यों ने वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर कम से कम 100 दिनों का जो कार्य है पूरा कर लिया है। यानी मैंने बताया था ना कि यहाँ पे 3 वयस्क सदस्य हैं, 4 वयस्क सदस्य हैं, किसी एक ने भी अगर वो 100 दिनों का जो है पूरा कर लिया तो उसको क्यों देगा, नहीं देगा। ठीक, तो अगर वो 100 दिन कंप्लीट कर लेता है तब। ठीक, और आवेदक के परिवार ने मजदूरी या बेरोजगारी भत्ते को मिलाकर इतनी राशि प्राप्त कर ली जो वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिनों के कार्यों की मजदूरी के बराबर हो। मान लो 100 दिनों के कार्य की जो मजदूरी है एक दिन को वो उसको मिलता है 100 रुपये एक दिन का, और 100 दिन का कितना हो जाएगा आपका 10,000 रुपये। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता और अन्य मजदूरी वगैरह ये सब चीज़ मिला मूल्य के वो जो है क्या है, कम से कम 10,000 या उससे ऊपर अर्निंग कर लेता है तो उसको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। कौन से सोर्स के करता है वो चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं रहता, लेकिन 10,000 से ऊपर उसके परिवार ने कमा लिया तो नहीं दिया जाएगा। कुल मिला के आप दूसरे जगह काम करके भी आप कमा लेते हो ना तो आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहे हैं। बेरोजगारी भत्ते के दावे को अस्वीकृत करना। कौन करेगा? जो भी आवेदक अपने परिवार के उपलब्ध कराए गए रोजगार को स्वीकार नहीं करता। मान लो उसको रोजगार दिया जाता है, नहीं ले रहा वो। ठीक, कार्यक्रम अधिकारी या क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा अधिसूचित किए जाने के 15 दिवस के भीतर कार्य के लिए रिपोर्ट नहीं करता। उसको काम दे दिया गया लेकिन 15 दिनों तक वो गायब है। संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी के अनुमति के बिना लिए बगैर 1 सप्ताह से अधिक समय तक लगातार काम पर नहीं आता। जब 1 सप्ताह तक क्या हो, बिना सूचना के, बिना किसी भी सूचना के वो गायब हो जाता है, तब 1 सप्ताह तक नहीं आता तो भत्ते का हकदार नहीं होगा। या किसी माह के कुल मिला के 1 सप्ताह से अधिक समय तक अनुपस्थित रहना, यानी किसी भी माह में अगर 1 सप्ताह तक अनुपस्थित है तब भी वह 3 माह की अवधि के इस अधिनियम के तहत देय बेरोजगारी भत्ते का दावा करने का हकदार नहीं होगा।
किंतु इस योजना के अंतर्गत किसी भी समय रोजगार मांगने के लिए पात्र होगा। ठीक है, मतलब बेरोजगारी भत्ता तो नहीं मांग सकता, गायब हो गया, कहीं भी नहीं आ रहा है जा रहा है, उसको 15 दिन के भीतर वो नहीं वहाँ पे उपस्थित हुआ, काम देने पे काम भी नहीं लेता है। ठीक, लेकिन अगर वो उस अवधि में, ठीक है, उस अवधि में कहीं पे काम का दावा करता है, मुझे काम करना है बोल के अचानक से आ जाता है, तो उसको काम देना पड़ेगा। ठीक है, वो पात्र होगा, रोजगार मांगने का पात्र होगा। बेरोजगारी भत्ते का स्वतः भुगतान, यह जो निर्धारित समय सीमा में निर्णय न लेने और बेरोजगारी भत्ते का भुगतान न किए जाने पर कामगारों के खाते में देय राशि का स्वतः भुगतान कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब कुल मिला के सॉफ्टवेयर जो है ऑलरेडी वो चीज़ उसमें क्या है मेंशन रहता है कि उनको रोजगार नहीं दिया जाए तो उसको बेरोजगारी भत्ता अपने आप पहुंचा दिया जाए। अब देखो इसके अंदर कौन कौन से कार्य होते हैं आपके मनरेगा के अंदर। पहला दायरा जो होता है उसके घर से उसको 5 किलोमीटर के अंदर पे काम देना आवश्यक है, उससे बाहर का नहीं। ठीक है, तो कामगार को उसके निवास स्थान से 5 किलोमीटर के अंदर पे काम दिया जाएगा। काम निश्चित रूप से उसी ब्लॉक में दिया जाएगा जहां वह आवेदन करते समय निवास कर रहा है। ठीक, यात्रा भत्ता, अगर वो यात्रा भत्ता वहाँ पे आवश्यकता है तो यदि कामगार को उसके निवासी स्थान से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर काम आवंटित किया गया है तो उसको क्या किया जाएगा, यात्रा भत्ता प्रदान किया जाएगा, जो मजदूरी का दर का 10% होगा। मान लो मजदूरी दर 100 रुपये है तो उसको 10% के तौर पे 10 रुपये और एक्स्ट्रा दिया जाएगा, यानी 110 रुपये उसको पेड किया जाएगा, जिसमें 10 रुपये उसका यात्रा भत्ता यानी 10% उसका यात्रा भत्ता होगा, अगर 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पे उसको काम मिलता है तो। महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जाहिर सी बात है अगर घर में सदस्य जितने भी होंगे तो इसमें पहली प्राथमिकता दी जाएगी महिलाओं को। ठीक है, तो कम से कम 1/3 महिलाओं को जो है रोजगार यहाँ पे दिया जाएगा। पंजीकृत एवं कार्य करने हेतु आवेदन करने वाले कम से कम 1/3 महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक, मातृत्व भत्ता, ठीक है, 12 माह में 50 दिन या अधिक दिवस का ही हो मातृत्व भत्ते के रूप में उन्हें 1 माह की मजदूरी की राशि भुगतान किया जाएगा। यानी मातृत्व भत्ता राज्य शासन द्वारा ये जो है वहन किया जाता है। ठीक है, पूरा 12 माह में 50 दिन या अधिक दिवस कार्य की हो। ठीक है, तब कितनी राशि दी जाएगी, 1 माह की मजदूरी राशि जो है उसको एक्स्ट्रा और प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा 2013-14 में मातृत्व भत्ता प्रारंभ किया गया था। ठीक है, माताओं को ये भत्ता दिया जाता है। कार्यस्थलों पे सुविधाओं का अधिकार, कौन कौन सी उनको सुविधाएं मिलनी ही मिलनी है, कहाँ पे, कार्यस्थल पे उनका अधिकार है वो चीज़ पाने का। पहला, चिकित्सा सहायता, किसी भी चीज़ पे अगर उनको चोट वोट लग जाती है तो चिकित्सा सहायता या प्राथमिक उपचार की सुविधा वहाँ पे होनी ही चाहिए। दूसरा, शुद्ध पेयजल होना चाहिए। और तीसरा, छाया हेतु शेड जो है वहाँ पे उपलब्ध होना ही चाहिए। ठीक, दूसरा चीज़ है आपका शिशु घर। जो माताएं जिनके पास छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए क्या है, शिशु घर जो है वहाँ पे होना आवश्यक है। या इसमें यह कहा गया है कि यदि किसी कार्यस्थल पर काम करने वाली महिलाओं के साथ 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे की संख्या 5 या उससे अधिक होने पर शिशु घर की व्यवस्था किए जाने का प्रावधान है। मान लो यहाँ पे 10 महिलाएं काम कर रही हैं और 10 महिलाओं में हो सकता है 5 महिलाओं के जो हैं बच्चे हैं और सभी के सभी 5 वर्ष से कम के हैं, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, कम से कम एक शिशु घर की व्यवस्था की जानी आवश्यक है। शिशु घर के बच्चों की देखभाल के लिए देखो यहाँ पे उनकी देखभाल के लिए उन महिला श्रमिकों में से किसी एक को नियुक्त करने का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, उन्हीं में से है ना। और उस प्रतिनियुक्ति व्यक्ति को मजदूरी दर का भुगतान भी किया जाएगा, मतलब उसको कोई अकुशल श्रम नहीं करना होगा, उनको उन बच्चों की देखरेख करनी होगी। इलाकों में शोषणकारी परिस्थितियों में जीने वाली महिलाएं, बंधुआ मजदूर करने वाली महिलाएं या तस्करी की शिकार या हाथ से मैला ढोने वाले कार्य से मुक्त कराई गई महिलाओं में सबसे अधिक अभावग्रस्त महिलाओं को बच्चे की देखरेख के लिए रखा जाएगा।
ठीक है, मतलब कौन सी महिला को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी? जो बंधुआ मजदूर की परिस्थिति में रही हों या शोषणकारी परिस्थितियों में रही हों, ठीक है, तस्करी की शिकार हो गई हों, हाथ से मैला ढोने वाला कार्य से मुक्त उनको किया गया हो, ठीक है, या किसी भी प्रकार अभावग्रस्त महिलाओं जो होती है ना, उनको सबसे पहले देख रेख के लिए उनको जिम्मेदारी वहाँ पे दी जाएगी। अब देखो, कामगारों को चोट लगने पे, दुर्घटना होने पर, मृत्यु होने के मामले में उनके हकों के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब काम करेंगे तो हो सकता है चोट लगेगी, दुर्घटना हो जाएगी या मृत्यु का भी सामना उनको करना पड़ सकता है, तो उनको कौन कौन सी हक वहाँ पे प्रदान की जाएगी। तो योजना के अंतर्गत कार्यरत किसी भी व्यक्ति को किसी भी दुर्घटना के कारण उसके रोजगार के दौरान यदि कोई व्यक्तिगत चोट लग जाती है तो वह मुफ्त में आवश्यक चिकित्सा उपचार का हकदार होगा। चोट लगा, मुफ्त चिकित्सा का अधिकार उसको होगा। पहला चीज़, जहाँ चोटग्रस्त कामगार अस्पताल में भर्ती हैं करने की आवश्यकता हो, वहाँ राज्य सरकार उसे अस्पताल में भर्ती करने की व्यवस्था करेगी, जिसमें आवास, उपचार, औषधियाँ तथा दैनिक भत्ते का भुगतान जो मजदूरी दर के आधे से कम नहीं होगा, इन सब का भी भुगतान करेगा। किसका भुगतान? जिसमें आवास, उपचार, औषधि, दैनिक भत्ता का भुगतान उसको किया जाएगा जो दैनिक मजदूरी से आधे से कम हो ही नहीं सकता। ठीक है, मान लो 100 रुपये का उसको दैनिक भत्ता मिलता है तो 50 रुपये से कम किसी भी हालत में उसको नहीं दिया जाएगा, लेकिन मान के चलो मतलब मिनिमम उसको आधा जो है पेमेंट उसको और एक्स्ट्रा वहाँ पे दिया जाएगा भर्ती होने के बावजूद भी। यदि योजना के अंतर्गत नियोजित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या दुर्घटना से और रोजगार के दौरान स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, मृत्यु या स्थायी विकलांगता के केस में उसे या उसके कानूनी वारिस को, उसको या उसके कानूनी वारिस को, नॉमिनी को, जैसा भी मामला हो, कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा मुख्यमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत पात्रता के अनुसार या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अनुग्रह राशि दी जाएगी। जो आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है ना, जिसमें 2 लाख और 1 लाख का प्रावधान है, मृत्यु के केस में 2 लाख रुपए और स्थायी विकलांगता के केस में 1 लाख रुपए, तो वो जो है उसे अगर वो विकलांग हो गया तो वो तो स्वयं है ना वहाँ पे अभी भी, तो उसको 1 लाख रुपए समझ के चलिए, और उनके वारिस अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके वारिसों को 2 लाख रुपए तक की जो है राशि जो है आपकी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आदि जो भी चलता रहता है उसके अंतर्गत जो अनुदान राशि उनको प्रदान की जाएगी। यदि योजना के अंतर्गत नियोजित व्यक्ति के साथ आने वाले किसी बच्चे की दुर्घटना हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होती है, चोट लग जाती है तो वह व्यक्ति मुफ्त चिकित्सा उपचार का अधिकार होगा। दुर्घटना के कारण बच्चे की मृत्यु या अपंगता के मामले राज्य सरकार के किए गए निर्धारण अनुसार कानूनी अभिभावकों को अनुग्रह राशि भुगतान की जाएगी। सेम वही चीज़ हुआ, मतलब चाहे वहाँ पे कोई मजदूर का को मृत्यु प्राप्त हो या विकलांगता, स्थायी विकलांगता हो, या उनके किसी बच्चे को, ठीक है, तो उनके जो कानूनी माता पिता हैं, उनके अभिभावक हैं, उनको यह अनुग्रह राशि दी जाएगी। अब देखो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मजदूरी दर के बारे में देखते हैं। मजदूरी दर हमेशा अमेंडमेंट होते रहता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहता है। तो अप्रैल 2024 तक जो है ये 243 रुपये हुआ करता था, जो अभी 1 अप्रैल 2025 से 261 रुपये जो है प्रति व्यक्ति को मजदूरी दिया जाना है। तो ये क्या है, आपका 18 रुपये की जो है इसमें बढ़ोतरी हुई है, अभी रिसेंट हुआ है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में इसको दिया जाना है। ठीक है, मजदूरी का भुगतान जो है बैंक या डाकघर के बचत खाते के माध्यम से किया जाएगा। कुल मिला के आपके पास जो बैंक है ना, या आपका जो खाता है उसमें ये पैसा दे दिया जाता है। मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात, योजना अंतर्गत जिला स्तर पर अगर वर्ष में किए गए व्यय राशि कर पर मजदूरी एवं सामग्री का जो खर्च है ना वो 60:40 के अनुपात में रखे जाने का प्रावधान है। ठीक है, यानी जिला स्तर की बात कर रहे हैं तो जो भी व्यय की जाएगी ना राशि, उसमें 60% आपका मजदूरी और जो है सामग्री के लिए 40% वहाँ पे खर्च किया जाना है। भुगतान प्रक्रिया क्या होगी, योजना का मंजूरी जो है NEFMS यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम, आपका जो मतलब कुल मिला के जो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है, जैसे
आपका इंटरनेट बैंकिंग वगैरह हो गया, वो सब चीज़ के माध्यम से क्या होगा कि अब भुगतान किया जाएगा। ईएफएमएस जो इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम है, पीएफएमएस पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है के माध्यम से श्रमिकों के बैंक या पोस्ट ऑफिस के खातों में दे दिया जाएगा। ठीक है, अब पारदर्शिता की बात आती है, उत्तरदायित्व की बात आती है। तो भारत सरकार के निर्देशानुसार पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु राज्य से क्या है, पृथक रूप से जो है सामाजिक अंकेक्षण की इकाई का गठन किया जाता है। कुल मिला के वहाँ पे ऑडिट किया जाता है। ठीक है, और वहाँ पे देखा जाता है कि सब सही है नहीं। मनरेगा में जो क्या किया जाता है कि अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का निराकरण भी जो है छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण अधिनियम सन 2012 के तहत इसको बनाया गया है, और इसका प्रकाशन जो है 11 मई सन 2012 को प्रकाशित हुआ थी। यानी कोई भी शिकायत करता है तो उसके लिए वहाँ पे आपका जो है निवारण के लिए एक्ट जो है नियम बनाया दिया गया है। महात्मा गांधी नरेगा की जो धारा 27 के अंतर्गत योजना क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों के निवारण निपटारण के लिए जिला स्तर पर, ध्यान रखेंगे जिला स्तर पर योजना अंतर्गत 17 लोकपाल की नियुक्ति की गई है तथा राज्य के सभी 33 जिलों का 17 प्रादेशिक क्षेत्र बनाया गया है। यानी 17 लोकपाल की नियुक्ति की गई, उनका प्रादेशिक क्षेत्र भी 17 जो प्रादेशिक क्षेत्र है टोटल आपके जो 33 जिले हैं उन सब में, जहाँ पे उसके क्या होगा कोई भी शिकायत होती है तो उसके निराकरण के लिए लोग जिम्मेदार होते हैं। जिला के लोकपाल तथा द्वारा पारित अवार्ड के विरुद्ध सुनवाई हेतु राज्य स्तर पर त्रिस्तरीय अपीली प्राधिकरण का गठन किया गया है। मतलब जिला लोकपाल के द्वारा है ना पारित अवार्ड के विरुद्ध कोई भी अवार्ड वगैरह होता है तो स्तरीय जो है सदस्यीय जो अपीली प्राधिकरण का वो गठन वहाँ पे किया गया है। अब देखो मनरेगा के अंतर्गत शामिल क्रियाकलाप, कौन कौन से क्रियाकलाप आते हैं, मतलब काम, उनको क्या काम करवाना है मनरेगा के अंतर्गत। मान लो ऐसा तो नहीं है कि मनरेगा के अंतर्गत किसी हॉस्पिटल का निर्माण करा दिया गया या मनरेगा के अंतर्गत कहीं पे मान लो लाइट पोल लगा दिए गए, ये सब चीज़ें उतना नहीं। उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे भूमि विकास हो गया, ठीक है, कोई बंजर भूमि वहाँ पे पड़ी हुई है या जंगल की भूमि है उसको बढ़िया साफ ऑफ किया गया, उसको सही तरीके से डेवलप किया गया, उसको क्या बैरिकेशन वगैरह किया गया, वो सब चीज़ें। जल संरक्षण के लिए जो तालाब वगैरह का खुदाई हो गया, जल संग्रहण हो गया, है ना, सूखा बचाव के लिए वन रोपण हो गया, वृक्षारोपण हो गया, ये सब भी मनरेगा के अंतर्गत के कार्य हैं। सिंचाई नहरों के साथ सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई कार्य, ठीक है, जो नहरें वगैरह होती है उसकी साफ सफाई, उसको सही से उसका क्या करना, जीर्णोद्धार करना, ये सब चीज़ें। परंपरागत जल स्रोतों का पुनरुद्धार, कुछ कुछ परंपरागत जो जल स्रोत है ना, जैसे तालाब वगैरह हो गया, ठीक है, कोई बावड़ी वगैरह हो गई, कुएं वगैरह हो गया, तो उनका जो है पुनरुद्धार यानी जीर्णोद्धार, उसका रिनोवेशन किया जाता है। बाढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा एवं प्रभावित क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था, कुल मिला के आपकी नालियों वगैरह की व्यवस्था की जानी है। ठीक है, 12मासी सड़क निर्माण एवं जहाँ पुलिया आवश्यक हो वहाँ पे पुल वन निर्माण का कार्य किया जा सकता है। ध्यान रखेंगे इसमें सड़क निर्माण वगैरह जो है की जा सकती है, 12मासी सड़क निर्माण है ना, जहाँ पुलिया की आवश्यकता है वहाँ पे पुलिया निर्माण भी इसी मनरेगा योजना के तहत किया जा सकता है। राज्य सरकार के परामर्श के बाद केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कार्य भी, अन्य कार्य भी जो है यहाँ पे किया जा सकता है। मान लो राज्य सरकार बोलता है कि हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो मतलब क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी को पूरा तरीके से गांव-गांव तक फैलाने के खंभे लगवाने, तार वार बिछाना है, वो फलाना जो भी काम है वो सब उसको राज्य सरकार क्या करेगी, केंद्र सरकार को बताएगी, तो उनकी सूचना देने पे अगर उनको हाँ बोल दिए जाते तो वो काम भी वो कर सकती है। ठीक है, ठीक। वार्षिक मास्टर परिपत्र या ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है भारत सरकार जो है इसको स्रोत जो है आपको प्राप्त होता है, ये जितना भी स्रोत है वहीं से लिया गया है। मनरेगा योजना की प्रगति छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, ठीक है, ये डाटा थोड़ा याद रखिएगा। तो कितने परिवार पंजीकृत हैं अभी 2024-25 में, है ना, जिस सितंबर 2024 तक का ये डाटा कि 36,38,000 जो है लोग इसमें शामिल हैं। रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवार की संख्या है आपकी 21,17,000। सृजित मानव दिवस जो है आपका 811,18,000
जो है आपका यहाँ पे सृजित मानव दिवस है, मतलब इतने दिनों तक मानव ने काम कर लिया है। प्रतिशत देखेंगे अगर महिलाओं का तो 55.31% यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी मोर देन 50%। स्वीकृत कार्य संख्या स्वीप स्पिल ओवर सहित, ठीक है, स्पिल ओवर सहित जो है यहाँ पे जो स्वीकृत कार्य जो संख्या है वो है आपकी 4.26 लैक्स। 100 दिवस पूर्ण परिवारों की संख्या जिन्होंने कम से कम 100 दिनों का पूर्ण रोजगार किया है वो कितने परिवार हैं आपके? 58,699 यहाँ पे टोटल परिवार हैं जिन्होंने कम से कम 100 दिन जो है मजदूरी जो है प्राप्त की है। कहाँ से? मनरेगा योजना से। अब देखो ये शासकीय प्रतिवेदन के अनुसार वो जो था आपका क्या था, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, तो पंजीकृत परिवार कितने हैं? 38-56 लाख जो है, और 23-24 का है ये आपका, वर्ष 24-25 में है 36-50, ठीक है, कम है। देखो रोजगार प्राप्त परिवार जो है कितने हैं? 24-76 लाख, और यहाँ पे 21-72। प्रति परिवार औसतन कार्य दिवस 52 दिन और 39 डेज। ये औसत है ना, ध्यान देंगे। 100 दिन का उनको मान लो मजदूरी दिया गया है, लेकिन वो क्या है 100 दिन पूरा जरूरत नहीं पड़ता, मान लो कहीं और उनको काम पड़ गया, तो 54% यहाँ पे अपना मतलब 52 डेज जो है उन्होंने काम किया है। औसत देखते हैं, ठीक है, कोई 80 दिन करता है, कोई 70 दिन करता है, कोई 30 दिन ही करता है, ऐसा। महिलाओं को प्राप्त देखेंगे तो 54% उनको, यहाँ पे 55%। भागीदारी 2024-25 में बढ़ी है। बाकी देखो यहाँ पे 100 दिन का रोजगार प्राप्त परिवार जो है 3.43 लाख है, यहाँ पे सिर्फ 83,635 है, क्योंकि ये 24-25 का आंकड़ा है, 23-24 का है। सृजित मानव दिवस 1276 लाख है, यहाँ पे 855,13 केवल है। अब देखते हैं केंद्र व राज्य सरकार द्वारा वहन राशि, यानी केंद्र कितना वहन करता है और राज्य सरकार कितना करता है। तो मजदूरी जो है वो 100% केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार कुछ नहीं। सामग्री के वित्त पोषण जो है केंद्र सरकार 75% देती है और 25% राज्य सरकार देती है। प्रशासनिक व्यय जो है 6% जो है केंद्र सरकार करती है और 94% राज्य सरकार करती है। बेरोजगारी भत्ता 100% आपका राज्य सरकार देगी, या मातृत्व अवकाश भत्ता जो है 100% राज्य सरकार देगी, क्योंकि ये दोनों जो है राज्य सरकार के अंतर्गत पे आता है, ठीक है। प्रशासनिक व्यय जो है आपका, देखो प्रशासनिक व्यय वहाँ पे प्रशासन आदि के लिए जो व्यय होगा ना वो भी केंद्र सरकार की जगह पे राज्य सरकार देखती है, लेकिन 6% वो आपको केंद्र सरकार से प्राप्त हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। सामग्री के लिए, सामग्री तो 75% केंद्र सरकार दे देगी, बाकी जो है 25% राज्य सरकार देगी, ठीक है। यहाँ पे मजदूरी वाला जो ये कॉलम ब्लैंक इसलिए दिख रहा है, मान लो राज्य सरकार 50 दिन का देती है तो 50 दिन का जो है पूरा पूरा वहन करेगी राज्य सरकार, ठीक है। नहीं देती है तो वो राज्य सरकार उसको वहन नहीं करती है, तो ये ब्लैंक दे दिया है। वो डिपेंड करता है वो कितना वहाँ पे काम करवाता है राज्य सरकार, ठीक है। ये जो डाटा है ना, ये वाला जो हर जगह पे ये काम आएगा, इसलिए, है ना। देखो विलंबित मजदूरी भुगतान के लिए मुआवजा, ठीक है। मनरेगा की धारा 3 और 3 के अनुसार श्रमिक जो है साप्ताहिक आधार पर मजदूरी भुगतान के अधिकार होते हैं, मतलब उनको एक वीक में एक बार उनको मजदूरी दी जाती है। मनरेगा अधिनियम के अधिसूचनी 2 के पैरा 29 के अनुसार मास्टर रोल बंद होने के 16वें दिन के बाद के विलंब के लिए भुगतान न की गई मजदूरी पर प्रतिदिन 0.05% की दर से मुआवजा भुगतान के लिए हकदार होगा। यानी उनको जो है भुगतान नहीं हुआ, 16वें दिन के बाद से उनको जब भुगतान किया जाएगा, विलंब से भुगतान किया जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि उसको 0.05% की दर से मुआवजा उनको देना पड़ेगा। मनरेगा के अंतर्गत संचालित योजनाएं कौन कौन सी योजनाएं हैं? तो भुगतान प्रक्रिया तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम से होती है, NEFMS से, ठीक है, जो नवंबर 2016 से लागू है। अभी क्या है, मजदूर के डायरेक्ट खाते में वो अंतरित हो जाती है। जन मनरेगा, ठीक है। जन मनरेगा क्या होती है, इसमें क्या हो अंतर्गत जो है निर्मित परिस्थितियों में जियो टैग के माध्यम से फोटो प्राप्त कर उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे आमजन जन मनरेगा ऐप पर
देख सकते हैं। जन मनरेगा संपूर्ण देश के 19 जून 2017 से प्रारंभ हुआ है। कुल मिला के ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसमें हम देख सकते हैं कि काम हो रहा है कि नहीं। उसमें जियो टैग के माध्यम से फ़ोटो भी वहाँ पे उपलब्ध होती है। जियो टैग मतलब लोकेशन के साथ में, वो लोकेशन कहाँ पे काम हो रहा है। मान लो यहाँ पे एक गांव है, गांव के इस कोने पे तालाब की खुदाई हो रही, तो इस खुदाई के जियो टैग के साथ में यहाँ की फ़ोटो भी जो है वहाँ पे टैग्ड होती हैं, तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि उसी जगह का, उसी लोकेशन का वो फ़ोटो है। सिक्योर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के थ्रू ये सब चीज़ें होती है। तो इसका प्रारंभ जो है आपका 2018-19 में राज्य के समस्त जिलों में कर दिया गया था, जिसका उद्देश्य था कि मनरेगा की योजना अंतर्गत जो प्रकरण तैयार करना, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति आदि जो है ऑनलाइन माध्यम से हो, ठीक है। और सिक्योर जो है आपका सॉफ्टवेयर फॉर एस्टिमेट कैलकुलेशन यूजिंग रूरल रेट फॉर द एम्प्लॉयमेंट के थ्रू ये जो सॉफ्टवेयर है आपका काम करता है। ये जो सिक्योर का वर्ड है ना, इसका फुल फॉर्म यही होता है कि सॉफ्टवेयर फॉर एस्टिमेट कैलकुलेशन यूजिंग रूरल रेट फॉर एम्प्लॉयमेंट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। प्रोजेक्ट उन्नति, ये क्या था? इसमें, इस प्रोजेक्ट में इसका प्रारंभ तो 2018-19 में हुआ, जो भारत सरकार द्वारा किया गया, ठीक। इसका लक्ष्य था कि मनरेगा जो श्रमिक हैं उनको कौशल विकास कराया जाना है, ठीक है, ताकि वर्तमान आंशिक रोजगार से पूर्ण रोजगार की ओर वो जो बढ़ सके। आंशिक रोजगार मतलब वो सिर्फ फावड़ा पकड़े, जमीन खोदे, मिट्टी यहाँ से लिया वहाँ रख दिया, ऐसा कुछ नहीं। उनको कौशल विकास करा दिया गया, तो वो कुशल हो जाएंगे मजदूर, ताकि वो वहाँ तो काम कर सकें, बाकी बचे हुए दिनों में भी और अच्छे से रोजगार का सृजन हो सके उनमें। तकनीकी जो रूप से उनको कुशल बनाना था, है ना, तकनीकी या अन्य रूप से भी मान सकते हैं। मनरेगा योजना के अंतर्गत आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, ठीक है, आत्मनिर्भरता के लिए ये योजना है। उसी तरह वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2000 हितग्राहियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य भी रखा गया था, ठीक है, जो मार्च 2025 तक कुल 2762 हितग्राही प्रशिक्षण कर चुके हैं। 2000 का लक्ष्य था 24-25 में, और मार्च 2025 तक टोटल जो है 2762 हितग्राही इसके लाभ ले चुके हैं। यहीं पे जियो मनरेगा देखते हैं। जियो मनरेगा में क्या है, 1 सितंबर 2016 को यह लागू की गई। जो जियो मनरेगा एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है जो अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी के उपयोग करते हुए मनरेगा के अंतर्गत सृजित सभी पूर्ण संपत्तियों का फोटो जियो टैग करता है। कुल मिला के ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि हमने जहाँ भी काम किया उसको जियो लोकेशन के साथ उसका फ़ोटो जो है सैटेलाइट के माध्यम से ले लिया जाएगा, ठीक। उद्देश्य क्या है इसकी? पारदर्शिता के लिए, मतलब कोई काम हुआ है कि नहीं। मान लो किसी ने बोल दिया कि यहाँ पे तालाब खुदा है, ठीक है, वहाँ पे जाके देखो तो तालाब का नामो निशान नहीं है, पूरा मैदान है या जंगल है, ऐसा जो भी चीज़। तो ये सब चीज़ों के लिए जियो मनरेगा जो है आपका एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया, जो सॉफ्टवेयर जो अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये सब चीज़ें करेगा पारदर्शिता के लिए, ठीक है, सिंपल सा चीज़। बेयरफुट टेक्नीशियन, ठीक है, बेयरफुट टेक्नीशियन जो है, बेयरफुट टेक्नीशियन जो प्रणाली है, इसमें क्या होता है कि जो निर्माण कार्य के लिए तकनीकी सहायता सहयोगों के सहयोग के लिए बेयरफुट टेक्नीशियन चयन कर उनको 90 दिवस का प्रशिक्षण देकर ग्राम पंचायतों के कार्यों में मदद लिया जाता है। इसका मुख्य कार्य तकनीकी सहायता का चिन्हांकन, लेआउट, किए गए कार्यों का माप एवं माप पुस्तिका में दर्ज करने की सहायता करना है। कुल मिला के वो टेक्नीशियंस होते हैं जो काम किया है ना, उस काम का जो है ग्राम पंचायतों में जाके मदद करे। मान लो उसको ज़मीन का नाप करना है, ठीक है, कोई भी कुछ निर्माण कर रहे हैं तो उसका मेजरिंग करना है, मेजरमेंट लेना है, ठीक है, कितना काम हुआ, कितना सामग्री रखेगा, उसको जो है माप जो करना है, वो सब चीज़ों का जो टेक्निकल जो टर्म्स जो है वहाँ पे यूज़ होते हैं, उसके लिए टेक्नीशियन जो है बेयरफुट टेक्नीशियन होते हैं। ये पढ़े लिखे प्रशिक्षित होते हैं, ठीक है। मिशन अमृत सरोवर, ठीक है, मिशन अमृत सरोवर में क्या हुआ था? देखो, अमृत सरोवर से आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा कि जल धारण क्षमता का जो है उसको बढ़ाव करना था। जैसे न्यूनतम 1 एकड़ क्षेत्रफल में 10,000 घन मीटर जल धारण क्षमता के अमृत सरोवर का निर्माण करना था। यानी 1 एकड़ जो क्षेत्रफल उसमें 10,000 घन मीटर पानी आ जाता है, तो उतना बड़ा सरोवर वहाँ पे निर्माण करना था, उसकी गहराई के अकॉर्डिंग, है ना, मतलब जितना ज़्यादा गहरा रहेगा तो कम जगह में भी वहाँ पे पानी ज़्यादा आ जाएगा। तो लक्ष्य इसका जो था, तो प्रति जिला निर्धारित लक्ष्य जो 75 के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2024-25 में मनरेगा से जो है 2,900
2 अमृत सरोवर का निर्माण हो चुका है। ठीक है, सिर्फ 75 का लक्ष्य था और 2902 अमृत सरोवर यहाँ पे निर्माण हो गया। कुल मिला के तालाब खुदाई हुई है। जलदूत ऐप, ऐप जब आ गया, एप्लीकेशन है सीधा सीधा। 29 सितंबर 2022 को जो है ये जो है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें क्या किया जाता है कि प्री मानसून पीरियड में यानी मानसून आने से पहले जो है कुल 41,825 कुओं एवं पोस्ट मानसून पीरियड में कुल 40,613 कुओं के जल स्तर का डाटा अपलोड किया गया। मतलब कुएँ जो हैं वो उसके डाटाज जो हैं उसमें कितना जल है, पहले कितना है, उसके बाद के कितना है, वो सब डाटा उसमें अपलोड किया जाता है ताकि ये पता चले कि जो मानसून है उसके कारण जो है ज़मीन के अंदर जो टेबल वाटर होता है वो कैसा कम है ज़्यादा है, वो सब चीज़ें देख ली जाती हैं। राज्य रोजगार गारंटी परिषद, ठीक है, फिर से ये परिषद आ गया। ये परिषद क्या करता है कि इसका अधिनियम 12(2) के तहत इसका गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, और सदस्य कौन होते हैं, शासकीय सदस्यों के अतिरिक्त 6 अशासकीय सदस्य यहाँ पे नामांकित होते हैं। 6 शासकीय सदस्य जो भी होंगे, लेकिन उसके अतिरिक्त 6 अशासकीय सदस्य होंगे, जिसमें नामांकित सदस्यों में कम से कम 1/3 महिला सदस्य का होना आवश्यक है, यानी 2 महिला सदस्य कम से कम होने चाहिए वहाँ पे। कार्य यहाँ पे क्या है कि योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए शासन को सलाह देना है तथा राज्य शासन द्वारा विधानसभा के प्रस्तुत किए जाने वाले वार्षिक रिपोर्ट को तैयार करना है। कुल मिला के कितना काम हुआ, कैसे हुआ, उस सब चीज़ को देखेगा कौन, और कौन देगा, राज्य रोजगार गारंटी परिषद इसकी डाटा जो है आगे केंद्र सरकार तक पहुंचाएगा। मनरेगा का संक्षिप्त विवरण देखते हैं एक बार। ठीक है, तो वित्त पोषण के रूप में देखेंगे तो सामग्री और घटक को लेके 75-25 है। ठीक, उसके बाद व्यय अनुपात देखते हैं तो मजदूरी और सामग्री को देखें तो 60 आपकी मजदूरी में और 40 जो है आपका क्या बोलते हैं सामग्री के रूप में खर्च होना है। लोकपाल 17 लोकपाल यहाँ पे नियुक्त हैं 33 जिलों में। ठीक है, मनरेगा में वर्तमान में जो है 691 जिले जो हैं यहाँ पे शामिल हैं टोटल जो है पूरे भारत देश में। ठीक है, मनरेगा श्रमिकों का भत्ता जो है कौन तय करेगा, राज्य सरकार तय करता है। ठीक, मनरेगा के पूर्व 2 योजनाएं थी, कौन कौन सी योजनाएं थी, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना या काम के लिए अनाज योजना। तो इस योजना के तहत जो है पहले योजनाएं के तहत था, लेकिन अभी मनरेगा हो गया है वो। मनरेगा के तहत सामाजिक अंकेक्षण यानी ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण मतलब ये होता है आपको ऑडिट करना, जो भी चीज़ें वहाँ पे खर्च होता है आय व्यय का जो है ऑडिट होता है, तो ये ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। ग्रामीण स्तर पर मनरेगा कार्यक्रम का संचालन रोजगार सहायक करता है। ठीक है, रोजगार सहायक एक पोस्ट है। ठीक है, अधिकारी होता है। ठीक, मनरेगा योजना का क्रियान्वयन इकाई जो है ग्राम पंचायत होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत उसका क्रियान्वयन करता है। नीति निर्माता कौन होते हैं, जीन ड्रेस। ठीक है, बेल्जियम के हैं वो। ये जो नीति निर्माता जो थे जीन ड्रेस थे। सामाजिक अंकेक्षण करने की अवधि जो है प्रत्येक 6 माह में एक बार ऑडिट होता है इसका। मनरेगा की जांच की जिम्मेदारी की समिति ग्राम सभा की निगरानी में की जाएगी। ये ग्राम सभा निगरानी समिति करती है। कार्यस्थल पर मृतक परिवार को 25,000 एक दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पे दी जाती है। ठीक है, तो जो मैंने 1 लाख रुपए बोल रहा था वो 1 लाख नहीं 25,000 रुपीज़ है, वो ध्यान रखेंगे। एक मैट को ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों की देख रेख करने की जिम्मेदारी 50 मजदूर। ठीक है, तब एक मैट को ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों की देख रेख की जिम्मेदारी जो 50 मजदूर, जो मैट होता है वहाँ पे मतलब ठेकेदार, सीधा सीधा बोलो, उसको 50 मजदूर का जो है देख रेख करना होता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक स्थायी जो है मुफ्त हेल्पलाइन नंबर एक जारी किया है, जिसमें आपको किसी भी शिकायत या हेल्प की ज़रूरत होगी तो इसमें आप कॉल करके उससे सहायता ले सकते हैं। शिकायत निवारण जो नियम है 2012 जो राज्य पत्र में जो प्रकाशन हुआ था 11 मई सन 2012 को हुआ था। वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार बेरोजगारी भत्ता अधिनियम 2013 को यहाँ पे लागू हुआ और मनरेगा की धारा 27 के तहत 17 लोकपाल की नियुक्ति जो 33 जिलों में है 17 प्रादेशिक क्षेत्रों में विभाजित की गई है। मतलब लोकपाल की नियुक्ति हुई है किसी भी तरीके का अगर वहाँ पे कोई शिकायत हो तो उसके निवारण के लिए।
लोकपाल के विरुद्ध जो है मनरेगा प्राधिकरण होता है जो त्रिसदस्यीय होता है। ठीक है, लोकपाल भी अगर सही से काम नहीं करे तो उसके लिए भी शिकायत हम कर सकते हैं मनरेगा प्राधिकरण में, जहाँ पे 3 सदस्य वहाँ पे होते हैं। अब देखो विशेष धाराएं जो हमको याद रखनी है मनरेगा के तौर पे। तो सबसे पहला देखो 3, 5, 6, 7, 9। देखो 3 के बाद 4 नहीं है यहाँ पे, ठीक, 5, 6, 7, 8 नहीं है, 9 है। ठीक है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3 तो यहाँ पे गायब है, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसा। तो पहले 3 को देखो, 3 में क्या होता है कि परिवारों को ग्रामीण रोजगार की गारंटी देना है। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है वही ध्यान रखेंगे, धारा 3 में दिया गया है कि 100 दिन की रोजगार की गारंटी, और गारंटी के तो रोजगार उपलब्ध कराने की जो शर्तें हैं वो उसके बाद मिलती हैं। पहले 100 दिन का तो दे ही देगा, ठीक है, ऐसा याद रखिएगा, 100 दिन का देगा। तो 100 दिन को देने के पीछे जो शर्तें होंगी वो 5 नंबर में मिल जाएंगी। उसके बाद 6 नंबर में मिलेगी कि मजदूरी दर क्या होगी, तो 60 रुपये प्रतिदिन कम से कम नहीं होगी। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि 60 रुपये से प्रतिदिन का कम नहीं हो सकता। ठीक, तो 6 में उसका जो है पहले रोजगार दे दिया 100 दिन का, उसको कैसे उपलब्ध कराना है उसकी शर्तें, और उपलब्ध करा दिए तो पैसा देना पड़ेगा, तो 60 रुपये प्रतिदिन से कम नहीं देना है। ठीक है, अब देना है ये निश्चित हो गया, तो उसकी बेरोजगारी भत्ते का भुगतान भी करना होगा। अगर उसको नहीं दे पाया तो वो धारा 7 में दिया है। धारा 9 में दिया है कि बेरोजगारी भत्ता से वंचित कब किया जाएगा, देना तो पड़ेगा मान लो, लेकिन कोई ऐसा तो कंडीशन होगा जब उसको नहीं देने का मन होगा तो नहीं दे सकता, तो वंचित कब होगा, बेरोजगारी भत्ता 9 में। उसके बाद एक बात देखेंगे तो केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद जो है मुख्यालय दिल्ली है। ठीक, और उसके बाद केंद्रीय परिषद के कार्य एवं कर्तव्य, तो इसका गठन हो गया धारा 10 में, केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद का। उसका कर्तव्य 11 नंबर में देख देंगे। 12 नंबर में राज्य रोजगार गारंटी परिषद का गठन राज्य सरकार द्वारा कैसे होता है, और राज्य सरकार ना, ये दिल्ली का हो गया राज्य सरकार। फिर उसके बाद सीधा 16 में पहुंच जाओ, ग्राम पंचायत के दायित्व आ जाते हैं। फिर 17 में ग्राम सभा के कार्यों का समागी अंकेक्षण यानी ऑडिट वगैरह हो गया। 19 नंबर में शिकायत नियंत्रण तंत्र, और 25 नंबर में मनरेगा अधिनियम का उल्लंघन करने पे 1000 रुपये का जुर्माना भी है। चलिए, मनरेगा के अवार्ड के लिए नामांकित टीम का प्रमुख प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर होता है। ठीक है, जिसको क्या दिया जाता है, अवार्ड के लिए नामांकित टीम का प्रमुख होता है। मनरेगा योजना में अवार्ड जो है पंचायत के द्वारा दिया जाता है, और मनरेगा योजना के राज्य के 3 जिलों का नामांकन किया जाता है। मतलब जो सबसे अच्छा मनरेगा काम करेगा वो टीम के लिए उनको क्या किया जाता है, नामांकित किया जाता है। पुरस्कार समारोह जो है 2 फरवरी कृषि भवन नई दिल्ली में होता है, और मनरेगा के में श्रमिकों की कार्यवाही विश्राम सहित कम से कम 9 घंटे होनी चाहिए। ठीक है, मतलब टोटल वो 9 घंटे काम करेंगे। ठीक, मनरेगा के इस खाते में सिर्फ मनरेगा मजदूरी को ही रख सकते हैं। ठीक है, मनरेगा के इस खाते में सिर्फ मनरेगा मजदूरी को ही रखा जाता है, और मनरेगा योजना के दुर्घटना के श्रमिकों को अस्पताल में भर्ती के दौरान आधी पारिश्रमिक राशि मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, उससे अधिक मिल सकती है लेकिन उस कम से कम आधी देनी ही पड़ेगी। तो ये वीडियो यहीं तक कंप्लीट करते हैं, काफ़ी लंबा रहता है। ठीक है, एक एक चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, वीडियो एक बार में तो कंफर्म है समझ नहीं आएगा, आप इसको दोबारा देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, जो मेन पॉइंट है वही चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं और यहीं से एग्ज़ाम में आते हैं। तो प्लीज़ आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है। अच्छा लगे वीडियो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट तो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ में। जय हिंद, जय भारत।